नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव यात्रा में। 14 जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी पीटी बैकलॉग वैकेंसी के लिए पूछा गया प्रश्न पत्र, जिसका आयोजन जनवरी 2024 में किया गया था। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 2600 से 1900 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसका आरंभिक काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि इसका उत्तरार्ध 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखते हैं दूसरे प्रश्न को, कौन सा वेद श्याम एवं शुक्ल के रूप में विभाजित है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो श्याम और शुक्ल दोनों के रूप में विभाजित है। हिंदू धर्म में के 4 वेदों में से मुख्य वेद माना जाता है और इसे गद्य और पद्य दोनों ही विद्याओं में लिखा गया है और इसमें मुख्य तौर पर यज्ञ का वर्णन है। देखते हैं अगले प्रश्न को, शौकायन शब्द किस बौद्ध धर्म के रूप में का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, अर्थात ए और सी दोनों, निकाय बौद्ध और हीनयान बौद्ध दोनों के रूप में ये प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट एलेक्ट महासम्मत का सिद्धांत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन युग में प्रचलित था, उसकी समानता किससे देखी जा सकती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, यानी कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से इसकी समानता देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, महाभारत एवं रामायण के संतत्व की घोषणा कब हुई थी। तो इसका उत्तर होगा गुप्त काल में। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है, जबकि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों राजतरंगिणी है जो वो कल्हण के द्वारा लिखा हुआ एक संस्कृत ग्रंथ है और इसमें मुख्य तौर पर कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर के बादशाह के समय में इसका जो है इसका फारसी अनुवाद हुआ था और इसका फारसी अनुवाद करने वाले थे जैन अल अबिदीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कुतुब मीनार किसे समर्पित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो सूफी संत बख्तियार काकी को समर्पित है। और ये जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, किंतु इसे पूरा करने का श्रेय इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य किस साम्राज्य का दूसरा नाम था। तो इसका उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा चलाया गया दाम मुद्रा था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा मुद्रा। शेरशाह ने चांदी और सोने के सिक्के भी चलवाए थे। अगला प्रश्न है, अपने उच्चतम विस्तार के समय मुगल साम्राज्य की सुदूर दक्षिणी सीमा कहाँ थी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जिंजी। इसका उत्तर होगा जिंजी। जिंजी की घेराबंदी तब शुरू हुई जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने जुल्फिकार अली खान को कर्नाटक का नवाब नियुक्त किया और उन्हें जिंजी किले की घेराबंदी करने और उस पर कब्जा करने के लिए भेजा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन सा था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन सा था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हैदराबाद का निजाम, यानी कि ऑप्शन सी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम थे और इन्होंने जो वर्ष है 1798 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय किस एक्ट द्वारा बना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इसका निर्माण जो है वो 1774 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का शुरुआती नाम था। गदर पार्टी का शुरुआती नाम था। तो दोस्तों गदर पार्टी का शुरुआती जो नाम है वो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था।
गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना जो है 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भगना। ठीक है, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन के कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन के कुल 7 सदस्य थे और ये जो है वो 8 नवंबर 1927 को इसकी जो इस कमीशन की स्थापना की। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के एक अलग राज्य बंगाल से अलग किस एक्ट द्वारा बना था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की कृषि विटिकल्चर किस प्रदेश की विशेषता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय। अंगूर की कृषि जो है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की विशेषता है। अंगूर की खेती के लिए गर्म, शुष्क और बारिश न होने वाला मौसम अच्छा माना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु है लगभग। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 4.8 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु है 4.8 अरब वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा सी जो है वो जैव विविधता से संबंधित नहीं है। अन्य जो है वो आनुवांशिक विभिन्नता, प्रजातीय विभिन्नता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ये सारे जैव विविधता से संबंधित हैं। जैव विविधता शब्द जो है वो वॉल्टर जी रोसेन द्वारा वर्ष 1986 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा समताप मंडल। ओजोन परत जो है वो विशेष तौर पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण क्रिया टेलाइट का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमनदीय निक्षेपण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनाच्छादित प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, अर्थात अवसादन जो है वो अनाच्छादित प्रक्रिया का भाग नहीं है, जबकि अपक्षय, परिवहन और वृहद क्षरण जो है वो अनाच्छादित प्रक्रिया का भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति में सफल नहीं है, तो हमें बताना है कि किस नदी घाटी में ये सफल नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जो है वो हरित क्रांति सफल नहीं रहा। इसका उत्तर होगा बी, ब्रह्मपुत्र घाटी। भारत में है जो वो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 17.5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का भारत में विश्व निर्यात में सबसे अधिक योगदान है? तो दोस्तों ये प्रश्न है वो उस समय के करंट अफेयर्स के अनुसार है और तो इसे करंट ईयर से रिलेट करके ही देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यावसायिक नगर नहीं है? तो इसका उत्तर होगा मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो है वो ऑप्शन सी, ये जो है वो व्यावसायिक नगर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ड्राफ्टिंग समिति को ड्रिफ्टिंग समिति बोला था? तो इसका उत्तर होगा बी, नजीरुद्दीन अहमद ने ड्राफ्टिंग समिति को ड्रिफ्टिंग समिति बोला था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका उत्तर होगा कनाडा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है एवं इसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है और इसके लिए जो है विशेष बहुमत के माध्यम से इसे पारित किया जाना चाहिए, यानी कि उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो, जो कि 1975 में आया था, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक आयोग का कौन सा रिपोर्ट शासन के नैतिकता की बात करता है? तो इसका उत्तर होगा दूसरी रिपोर्ट। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है जिसकी स्थापना 21 अगस्त 2005 को हुई थी। इस आयोग की चौथी रिपोर्ट में शासन में नैतिकता की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र है जिसने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक घोषणा की अवधारणा को सबसे पहले किस वर्ष में लाया गया था? तो नागरिक घोषणा की अवधारणा को सबसे पहले 1991 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नागरिक घोषणा की अवधारणा जो है वो असल में ये एक घोषणा पत्र है जो लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। इसमें संगठन की सेवाओं से जुड़ी जानकारी, सेवाओं तक पहुंच, शिकायत निवारण और शिष्टाचार से जुड़ी जानकारियां होती हैं। नेक्स्ट है, किसकी अनुशंसा के बाद भारत में 1970 में कार्मिक विभाग का गठन हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि 1970 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत से संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 243J इससे संबंधित है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने पंचायती राज के द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक मेहता जो कमेटी है जिसका गठन 1977 में किया गया था, इसने 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की। जिला स्तर पर जिला परिषद तथा ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के प्रकार क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 और 2 दोनों, यानी कि संतुलित और असंतुलित। संतुलित और असंतुलित दोनों हैं आर्थिक विकास के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मानदंड क्या हैं? विकास के मानदंड क्या हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, इसमें जो ऑप्शन 1 है सामाजिक एवं आर्थिक सूचक तथा जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक, ये दोनों होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारणीय टिकाऊ आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मापक क्या हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा तकनीकी, अल्पीकरण, पुनर्प्रयोग, रिसाइकिल दृष्टिकोण, संसाधनों का उपयोग तथा जीवन गुणवत्ता में वृद्धि, अर्थात कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारत में नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 में हुई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर होगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी व्यापार क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आयात और निर्यात दोनों ही। अगला प्रश्न है, भारत के 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, अर्थात 19 जुलाई
69 को। इस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस फैसले को बैंकिंग कंपनियों, उपक्रमों और अधिग्रहण और हस्तांतरण अध्यादेश 1969 के तहत लागू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 28 अगस्त 1914, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 1914 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की ओर कब कदम उठाए गए थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1991 में भारत सरकार द्वारा भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को हुई थी। इसमें विदेशी व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था? भारत सरकार ने विश्व व्यापार समझौते पर 1 जनवरी 1995 को हस्ताक्षर किया था, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मापक है, तो इसका उत्तर होगा दूरी, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा ए जो है ऑप्शन वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी, अर्थात गिरेगी। बर्फ का घनत्व जो है वो मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए बर्फ मिट्टी के तेल में नहीं तैरेगी। बर्फ वास्तव में मिट्टी के तेल में डूब जाएगी, इसलिए जब बर्फ को मिट्टी के तेल में डाला जाता है तो यह शुरू में नीचे डूब जाती है और मिट्टी के तेल में अपना आयतन विस्थापित कर देती है। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 49 है, रेडियो, टेलीविजन तथा सेलफोन में सूचनाएं ऑप्टिकल फाइबर द्वारा किस रूप में भेजी जाती हैं? तो हम सब जानते हैं कि इसका उत्तर होगा प्रकाश के रूप में भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनेप्स जो है वो न्यूरॉन का भाग नहीं है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है। न्यूरॉन के जरिए हम सोचते हैं, महसूस करते हैं। मानव मस्तिष्क में करीब 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि एक्सॉन, डेंड्राइट्स और निसल निकाय, ये सारे न्यूरॉन के भाग हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कुल 50 प्रश्नों को देख लिया। अब हम बाकी के 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम सभी इसका उत्तर जानते हैं कि कार्डियोलॉजी जो है वो हृदय का अध्ययन है। कार्डियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हृदय संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक संगणना सेवाएं सम्मिलित नहीं करती हैं। तो मेक संगणना सेवाएं जो हैं वो सम्मिलित करती हैं आधारभूत संरचना सेवा को, मंच सेवा को और सॉफ्टवेयर सेवा को। ये क्या सम्मिलित नहीं करती हैं? तो ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आवंटन को सम्मिलित नहीं करती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी की 5G प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस आवृत्ति बैंड का प्रयोग करती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों लघु आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से कम से दीर्घ आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम टेलीफोन का इंटरनेट के रूप में प्रयोग निम्न में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों आम टेलीफोन का इंटरनेट के रूप में प्रयोग को हम लोग कहते हैं वॉइस लाइन। बी नंबर, ऑप्शन बी, वॉइस लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है?
तो दोस्तों झारखंड राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1400 mm है, और झारखंड में अत्यधिक वर्षा जो है वो नेतरहाट में होती है, और ये औसत जो वर्षा होती है वो 180 सेंटीमीटर होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्थित है। तो दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस केंद्र में जैविक और प्राकृतिक खेती का काम होता है और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की औसत फसल सघनता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 128%। झारखंड राज्य की औसत फसल सघनता 128% है। फसल सघनता वह फसलों की संख्या है जो एक किसान एक निश्चित कृषि वर्ष में एक ही खेती में उगाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। न्यूट्री सीरियल्स से तात्पर्य है। तो न्यूट्री सीरियल्स से हमारा तात्पर्य है छोटे अनाज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अत्यधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। तो अत्यधिक सूखा सहन करने वाली फसल जो है वो बाजरा है। बाजरा की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मध्यम से भारी मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। बाजरे की बुआई जो है के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किस फसल का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो झारखंड राज्य में जो है धान का फसल अधिकतम है। 50% से ज्यादा यहाँ पर धान की खेती होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धान। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हो भाषा के लिए वारंग क्षिति लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोको बोद्रा ने। हो भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है, और ये भूमिज और मुंडारी भाषा से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति जनी शिकार की प्रथा हर 12 वर्ष में मनाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उरांव जनजाति है जो हर 12 वर्ष में जनी शिकार की प्रथा को निभाती है, और ये मुख्य तौर पर इसमें महिलाओं की भागीदारी होती है। महिलाएं जो है वो पुरुषों का वेशभूषा धारण कर शिकार के लिए निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सरदारी लड़ाई अंततः किस लड़ाई में समाहित हो गई। तो दोस्तों सरदारी जो लड़ाई है वो बिरसा आंदोलन लड़ाई में समाहित हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी। सरदारी आंदोलन है जो छोटा नागपुर की भूमिज आदिवासियों की शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन था। इसका नेतृत्व गांव के मुखिया, जिसे सरदार भी कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता था। इस आंदोलन को मूल लड़ाई भी कहते हैं, और यह आंदोलन जो है वो 1858 से 1895 तक चला। आंदोलन की विफलता के बाद नाराज आदिवासियों ने 1900 में बिरसा मुंडा के हिंसक विद्रोह को अपना लिया, और यह आंदोलन बिरसा मुंडा के उलगुलान का नींव बना था। तो इसका उत्तर होगा बिरसा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का संकलन और संपादन किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा जीए ग्रियर्सन ने, यानी कि ऑप्शन ए, जीए ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से छऊ नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरावकेला खरसावां होगा। छऊ नृत्य का आरंभ सरायकेला में हुआ तथा इसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले एवं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में भी हुआ। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटों को पहनकर कलाकार जो है वो पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। तो इसका उत्तर होगा सरायकेला खरसावां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैप्टन थॉमस विल्किंसन को। 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के निर्माण का श्रेय कैप्टन थॉमस विल्किंसन को जाता है, और इस स्टेट का मुख्यालय चाईबासा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। वर्ष 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का निर्माण किसने प्रारंभ किया था।
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेवेव हॉफमैन ने। वर्ष 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की शुरुआत फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने की थी। यह सोसाइटी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लोगों द्वारा की जाने वाली छोटी मासिक बचतों से विकसित हुई थी, यानी कि इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों खेरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो भागीरथ मांझी ने किया था। खेरवार आंदोलन यानी कि 1874 में भागीरथ मांझी द्वारा इस आंदोलन का आरंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसके लिए भागीरथी मांझी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 1931 में हरि बाबा उर्फ दुक्का, ऑप्शन सी, इन्होंने हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत की थी। और यह एक प्रकार से ईसाईकरण के खिलाफ चलाया गया आदिवासियों में शुद्धि आंदोलन था, और इसका उद्देश्य था कि जनजाति लोगों को बाहरी अत्याचार से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा समूह यात्रा नृत्य प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यात्रा नृत्य जो है वो विशेष तौर पर उरांव जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रतिभाग करते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्री और पुरुष साथ साथ समूह में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस हैं, तो इनका उत्तर हम देख लेते हैं। जून 2023 में भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने डैश हेवी वेट टारपीडो का उपयोग करके पानी के नीचे एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा और नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वरुणास्त्र, यानी कि डी नंबर, डीआरडीओ ने वरुणास्त्र हेवी वेट टारपीडो का उपयोग किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर पीएम मोदी ने अमृत धरोहर और मिस्ट्री योजनाएं शुरू की। मिस्ट्री योजना के संदर्भ में ये योजना किससे संबंधित है? दोस्तों ये योजना मैंग्रोव यानी कि ऑप्शन ए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 17 जून 125 जून 2023 तक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बर्लिन। यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2023 में नोवाक जोकोविक ने 2023 फ्रेंच ओपन खिताब में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीता था? तो इसका उत्तर होगा 23वां, यानी कि बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल श्रम के विरुद्ध कार्यवाही का सप्ताह। अगला प्रश्न है, गीता प्रेस गोरखपुर को किस वर्ष के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 में लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी के तहत शीर्ष कॉलेज के रूप में उभरा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं हम लोग। इसका पहला कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, और इसका दूसरा कथन है कि कुपोषण के अंतर्राष्ट्रीय चक्र को तोड़ने के लिए इसे 1975 में लॉन्च किया गया था। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका तीसरा ऑप्शन है, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया था। तो दोस्तों इसमें तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में चौथे नंबर पर है, तो ये सही नहीं है। भारत में लगभग 60,000 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है, ये सही है। ऑप्शन 3 तमिलनाडु पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी गलत है, यानी कि फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है और इसमें केवल 2 सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। ई रूपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ई रूपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो देखते हैं क्या क्या कथन है। ई रूपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी को एसएमएस और क्यूआर कोड के रूप में उसके फोन पर मिलता है, ये सही है। ई रूपी के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। ई रूपी किसी भी प्रकार के बेसिक फोन पर ऑपरेट किया जा सकता है, तो ये भी सही है, यानी कि इसके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की स्थापना कब की गई, कब हुई थी? तो दोस्तों G20 की स्थापना जो है वो 1999 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1999 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाना था, तो इसका उत्तर होगा बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। SCO का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच किन मुद्दों पर सहयोग उत्पन्न करना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 86। तो दोस्तों इसमें जो है वो इसमें बी नंबर सही है, तो इसको हम देख लेते हैं कि बी नंबर में क्या है। इसके अध्यक्ष और सदस्य 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा अगला कथन है पद पर बने रहने पर अध्यक्ष या सदस्य किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन आगे रोजगार के लिए अयोग्य होगा, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका उत्तर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा या से बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत संरक्षित है? तो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन में है। तो दोस्तों पहला जो है वो है कि अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सही है। दूसरा है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी सही है। तीसरा है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी सही है, लेकिन चौथा जो है ऑप्शन वो गलत है। तो इसमें 1 2 3 सही है। देखते हैं किस में 1 2 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में 1 2 3 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में एक आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में नामित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित मानदंड है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 3 और 4। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 3 और 4 में क्या है। तो पहला ऑप्शन है
एक आर्द्र भूमि को कमजोर, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां या खतरे वाले पारिस्थितिकी समुदायों का समर्थन करना चाहिए, तो ये सही है। नंबर 3 है, एक आर्द्र भूमि को पौधों या पशु प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में समर्थन देना चाहिए या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आश्रय प्रदान करना चाहिए, तो ये भी सही है। और 4 नंबर में क्या है, एक आर्द्र भूमि को नियमित रूप से जल पक्षियों को एक प्रजाति या उप प्रजाति की आबादी में कम से कम 1% व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिए, तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही है, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 91 जो है हमारा है, शहरीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शहरीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला हम लोग कथन देखते हैं। पहला कथन है, शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या ग्रामीणों से शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ती है, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, तो ये जो ऑप्शन है ये हम लोग का ये भी सही है। रोजगार उन कारकों में से एक है जो ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्र में लाता है, ये भी सही है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये करंट अफेयर पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये है हमारे बजरंग पुनिया, ऑप्शन ए होगा इसका उत्तर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पुनिया हैं। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 9वें पहलवान हो गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA का नेतृत्व किया जाता है, तो इसका नेतृत्व किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान लगाया था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से आयाम गरीबी के आकलन में महत्वपूर्ण रखता है या रखते हैं, तो हम देख लेते हैं। इसमें होगा आय और उपभोग का स्तर, ये भी होगा, सामाजिक संकेतक भी होगा, सामाजिक राजनीतिक और सुरक्षा भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों होंगे। इस तरह हम देखते हैं कि नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97। सरकारी वित्त पोषण के संदर्भ में हेलीकॉप्टर मनी शब्द को सबसे अच्छी तरह किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी। हम देख लेते हैं कि सी में क्या लिखा हुआ है। तो सी कहता है कि मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में नया पैसा मुद्रित और जनता के बीच वितरित किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हेलीकॉप्टर असमान से आपूर्ति बिखेरता है, तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया था, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैंक और वित्तीय संकट के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, भारत रत्न पुरस्कार की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित होती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां हैं, सही है। पद्म पुरस्कार जो वर्ष
1954 में स्थापित किए गए थे, केवल एक बार निलंबित किए गए हैं, तो ये भी सही है। यानी कि जो है ऑप्शन नंबर इसके 2 और 3 सही हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इस सेट के आखिरी प्रश्न को। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्व बैंक का हिस्सा हैं? तो हम देखते हैं कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD, तो ये विश्व बैंक का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये भी है, बहुपक्षीय विशेष गारंटी एजेंसी MIGA ये भी है, और निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ये भी है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सारे 1 2 3 4 5 यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी नंबर जो है हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इस सेट के पूरे 100 प्रश्न। हम जल्द ही अगले PYQ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।